स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। 1000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जो आप सभी के लिए CUET एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रोवाइड की जा रही है, इसके बुलेट सीरीज का ये 7वां वीडियो है। ठीक है, और हमारे वीडियो में आप सबको पहले से पता भी है कि हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और साथ ही साथ आपका डर जो जनरल नॉलेज से होता है उसको खत्म करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह सारे प्रश्न आप चाहे BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, AU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, JNU DU किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका मीडियम हिंदी है तो ये मतलब कि जो सामान्य ज्ञान के ये क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज के लिए एक स्पेशल जोन बनाया है जिसमें टॉपिक वाइज जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वो इससे भी ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण है, उसको भी आप देखिए। ये ओवरऑल मिक्सअप होता है और वो टॉपिक वाइज है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न आपका है, लिखा है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन माधवाचार्य, दूसरा रामानुजाचार्य, अगला विष्णु स्वामी और अगला आपका है निम्बार्क। तो इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही जवाब हो जाएगा, रामानुजाचार्य। देखिए, रामानुजाचार्य के बारे में बात करें तो ये एक मतलब कि भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री, समाज सुधारक और हिंदू धर्म के भीतर श्री वैष्णववाद परंपरा के महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए उनके जो विशिष्ट मतलब कि विशिष्टाद्वैत जो है योग्य और गैर द्वैतवाद दर्शन से माधवाचार्य के द्वैत ईश्वरवादी दर्शन जो मतलब माधवाचार्य का जो मतलब माधवाचार्य ने क्या किया था, द्वैत किया था। इन्होंने जो है विशिष्टाद्वैत मतलब योग्य और गैर द्वैतवाद के दर्शन ने माधवाचार्य के जो द्वैत दर्शन है और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। ये जो इनका विशिष्टाद्वैत था। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इनके जो लिखी गई पुस्तकें उसको पढ़िए, लेकिन यहाँ पर विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक की बात करें तो रामानुजन। द्वैत दर्शन की मतलब कि अगर हम बात करें तो ये आपके माधवाचार्य होंगे, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मतलब अद्वैत दर्शन की बात करेंगे तो वो आपके शंकराचार्य होंगे। ठीक है, इस प्रश्न में ये सारी रिलेटेड बातें थी जो मैं आप सबके सामने यहाँ पर रखा। ठीक है, अगला हमारा है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन बहमन शाह अर्थात इनको उर्फ यहाँ पर लिखा हसन गंगू, एन ऑप्शन सी मीर जाफर, एन ऑप्शन डी जो है आपका फिरोज शाह बहमनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही यहाँ पर क्या बन के आएगा, सही जवाब यहाँ पर दूसरे प्रश्न में बन रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है इस सल्तनत की स्थापना जो है 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने मतलब किया था। ठीक है, साम्राज्य के बाद 5 उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित हो गया जो साम्राज्य है बाद में। ठीक है, जिन्हें सामूहिक रूप से दक्कन सल्तनत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ से रिलेटेड हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें यहाँ पर कि किसने मतलब कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी तो अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला वर्नाक्यूलर समाचार पत्र माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर जो होगा समाचार दर्पण। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास, समाचार दर्पण जो है ये भारत का पहला वर्नाक्यूलर समाचार पत्र मतलब कि माना जाता है। ठीक है, ये बात आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अगला है राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो राजा राम मोहन राय हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर ऑप्शन ये है कि उन्होंने एकेश्वरवादियों को एक उपहार पुस्तक लिखी,
दूसरा है कि वह सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे। अगला है उन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता था। और अगला है उन्हें आर्य समाज की बोला जा रहा है कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो आप सबको पता है कि राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए ये आपका जो है यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, तो ये आपका जो है इनके लिए कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी सी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ राजा राम मोहन राय की कुछ प्रमुख पुस्तकों की, तो उन्होंने देखिए लिखा है, कई पुस्तक लिखा है, जिसमें पहला वेदांत गथा है, फिर वेदांत सारा के संक्षिप्तीकरण का अनुवाद है, केनोपनिषद है, और अगला है मुंडकापनिषद है। तो मतलब बंगाली व्याकरण है। ये कई पुस्तकें जो कि राजा राम मोहन राय ने स्वयं लिखी थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे हम लोग CACP कहते हैं, ठीक। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुपम रे, ऑप्शन बी बलदेव प्रकाश, ऑप्शन सी विजय पाल शर्मा, ऑप्शन डी जो है विनोद कन्नन। ये आपका जो है आप सभी को पता होना चाहिए, ये करंट का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो सही जवाब यहाँ पर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जो आपका है विजय की पाल शर्मा। क्या? विजय पाल शर्मा को यहाँ पर जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया CACP का, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है 6वां नंबर, इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में नागालैंड में मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा पहला है बनेश्वर मेला, ऑप्शन दूसरा है हार्नबिल त्यौहार, ऑप्शन तीसरा है बोहगियोस विश्व जनजाति त्यौहार, और ऑप्शन डी जो है आपका भगोरिया त्यौहार। तो 6वें नंबर का जो बी नंबर आपका है हार्नबिल त्यौहार, ठीक। हार्नबिल त्यौहार मतलब हार्नबिल महोत्सव के रूप में नागालैंड का प्रमुख वार्षिक महोत्सव है। यह महोत्सव हर साल दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस समारोह की मुख्य खासियत होती है कि इसमें नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसकी जो है आकर्षण के केंद्र होते हैं। अगला आपका है भारत की पहली फ्यूचरिस्टिक हाई स्पीड रेल जो है परियोजना के लिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग के बीच तैयार होने वाला पहला स्टेशन कौन सा बनने के लिए तैयार है? सूरत, बड़ोदरा, आनंदी और अहमदाबाद। तो सही जवाब यहाँ पर होगा सूरत, ठीक है। ये आपका क्या जवाब हो जाएगा? सूरत। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, MAHSR कॉरिडोर कुल 12 स्टेशनों को कवर करेगा। सूरत, बड़ोदरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आनंद, अहमदाबाद, साबरमती, बिलीमोरा, भरूच, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, सारे स्टेशन को कि कवर करेगा कौन? MAHSR, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। खैर आपको यहाँ जो जानना था उसका जवाब होगा सूरत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मृदा अपरदन का कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन चरवाहों की अत्यधिक कटाई, दूसरा पेड़ों की कटाई, तीसरा खड़ी ढलान वाली भूमि की जुताई, और चौथा ऑप्शन है विकल्पों में से सभी। तो आपका ये जो मैंने अभी 8वां नहीं पढ़ा, 8वें की बात करेंगे। अगर हम बात करें 9वां प्रश्न यहाँ पर, तो इसमें विकल्पों में सभी, चारागाह की अगर अत्यधिक कटाव करोगे तब भी मृदा अपरदन होगा, पेड़ों की भी कटाई करोगे तब भी मृदा अपरदन होगा, खड़ी ढलान वाली भूमि की जुताई करोगे तब भी मृदा अपरदन होगा। तो विकल्पों में सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। 8वां की अगर बात कर ले तो कालिंदी डैश यहाँ पर दिया गया रिक्त स्थान, नदी का दूसरा नाम है गंगा, भागीरथी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो ये आपका सही जवाब होगा यमुना, ठीक। तो यमुना जो है कालिंदी का दूसरा नाम यमुना है, यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में से एक आपकी यमुना की गणना जो है गंगा नदी के साथ की जाती है, सबको पता है। ब्रजमंडल की तो यमुना एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है जहां तक वज्र संस्कृति का संबंध है, ठीक है। यमुना को केवल नदी कहना ही पर्याप्त नहीं, सबको पता है, ठीक है। और ये कालिंदी नदी यमुना या कालिंदी नदी को गंगा ही की तरह पवित्र भी माना जाता है। तो कालिंदी नदी जो है किसका नाम है? यमुना का।
10वां नंबर हमारा है कि आपका इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है? पहला ऑप्शन यूकेलिप्टस, दूसरा कैक्टस, तीसरा सागौन और चौथा बलूत। ठीक है, तो सबको पता है कैक्टस जो है ये आपका जो है क्या कहते हैं रेगिस्तान में पाया जाता है। शुष्क स्थानों पर पाया जाने वाला कैक्टिसी नामक मतलब पादप का परिवार का सदस्य है, जिसे बहुत कम ही पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। शायद कैक्टस को हिंदी में नागफनी बोलते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, अगला है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो आपका सही जवाब निकल कर आ रहा है, प्रशांत रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। यही जवाब इसमें जो है सही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका ये रिंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, इसको जो है हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रूप में भी हम जानते हैं। ये प्रशांत महासागर के अधिकांश रिम के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ कोई ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रशांत रिम और ये मतलब कि कवर करता है, ये यहाँ पर आपका सही मतलब कि जवाब जो है हो जाएगा कि ये इसके लिए सही कथन नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया है? अमेरिका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका होता तो कवर हो जाता। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां नंबर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए बालिका बचाओ, ऑप्शन बी बच्चों को सहायता, ऑप्शन सी भविष्यो रक्षति भविष्यों रक्षति रक्षित, और ऑप्शन डी बाल अधिकारों का संरक्षण हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो 12वें नंबर का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या है आपका सही जवाब यहाँ पर? भविष्यो रक्षति रक्षित, ये आपका नया आदर्श वाक्य बन चुका है। ठीक, अगला हमारा है 13वां नंबर, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, सीस्ट, चूना पत्थर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है चूना पत्थर, ये एक अवसादी चट्टान है जो कि खनिज कैल्साइट के रूप में मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से मतलब निर्मित होता है। ठीक, ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी सब कायांतरित चट्टान के जो उदाहरण हैं, चूना पत्थर इसका उदाहरण नहीं है। अगला है अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्योटो, रियो डी जेनेरियो, जोहानिसबर्ग और दोहा। तो इसमें जो 14 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी है, रियो डी जेनेरियो में इसका मतलब कि आयोजन किया गया था 3 जून से 14 जून 1992 तक जो है रियो डी जेनेरियो में आयोजन एक प्रमुख मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की सूची की बात करें तो पहला शिखर सम्मेलन जो था आपका ये 1972 में मतलब कि स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। दूसरा नैरोबी केन्या में हुआ था। तीसरा जो है आप 1982 में था। तीसरा 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील जोहानिसबर्ग में हुआ था। ठीक है, चौथा जो है आपका यहाँ पर शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है, तो चौथा यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2002 में दक्षिण अफ्रीका में, जिसे मतलब रियो +20 के नाम मतलब कहा गया। 2012 में रियो डी जेनेरियो में भी हुआ था। ठीक है, और इस प्रकार जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन मतलब कि 2012 में हुआ। ठीक है, अंतिम की बात की जा रही है तो 2012 में। तो यहाँ पर जो है कहाँ पर हुआ, देखिए पहला आपका ये हो गया। तो अंतिम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अंतिम जो है यहाँ पर जो है जो बोल रहा है ना कि 2012 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसीलिए ये आपका सही जवाब होगा। जो मैंने शुरू में थोड़ा पढ़ा था वो कि 1992 में, तो वो जो है वो गलत था। यहाँ पर जो है आपका अंतिम वाला पूछा था तो ये 2012 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद अभी पृथ्वी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। अगला हमारा है भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे ... अध्यायों में विभाजित किया गया। मतलब कितने अध्याय में मतलब कि इसको विभाजित किया गया? तो 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। 22 भाग या अध्याय थे, जिसमें 8 अनुसूचियाँ, 315 अनुच्छेद थे
और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था हमारा संविधान। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो आपका 16वां नंबर का डी ऑप्शन, भाग 8 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेशों से जो है संबंधित है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 16वें नंबर का डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है, जब कीमतें प्रतिवर्ष 20% से 100% के बीच या इससे अधिक की दर से बढ़ती हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है बेलगाम मुद्रास्फीति कहते हैं, कोई लगाम नहीं है। ठीक है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलगाम मुद्रास्फीति। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है, सिरके में इनमें से कौन एक प्रमुख संगठक अम्ल है? तो सबको पता होना चाहिए, एसिटिक अम्ल जो है सिरके में प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, सिरके में प्रमुख रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल अगर हम बात करें थोड़ा सा और अम्लों की, फार्मिक अम्ल लाल चींटियों और मधुमक्खियों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो आपके खट्टे फलों में पाया जाएगा। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। टार्टेरिक अम्ल जो है आपका इमली और अंगूर में पाया जाता है। ये भी इससे रिलेटेड प्रश्न याद रखें आप लोग। ठीक है, 19 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्त की मध्यस्थता करते हैं और जो मस्तिष्क के आवेगों को संचारित करते हैं? ठीक है, तो 19 नंबर में आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, रीढ़ की हड्डी, ये बहुत जो है ये सारी क्रियाओं को करता है जो ऊपर लिखा गया है। तो रीढ़ की हड्डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ब्लू स्टार और आपका है मंगलयान पोखरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पोखरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हर साल मनाया जाता है, तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो पोखरण होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे? ऐसे और प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।